हमारे जितने भी साथी हैं स्वयं मैं अपने परिवार को लेकर पहुंचा था, अन्य मेरे साथी भी परिवार को लेकर पहुंचे थे। तो हम पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कराई, हम पर लाठीचार्ज कराया, 2 गाड़ियां भर के पुलिस आई और उसमें जो है मेरा गला दबाया गया, आँख पे भी देख सकते हैं आप चोट है अभी भी, और हमारे साथी का मोबाइल तोड़ दिया गया। एक हमारे साथी नेपाल जी हैं, उनके कंधों पर भी चोट आई है। तो कहने का मतलब है इतना बर्बरतापूर्ण रवैया था जिस पे कि ये लग रहा था कि ऊर्जा मंत्री शायद हमको सुनना ही नहीं चाहते हैं। ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा मंत्री, योगी जी न्याय करो, योगी जी न्याय करो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो हम भीख भी मांगेंगे और अर्धनग्न प्रदर्शन हम कर ही चुके हैं। अब मुंडन भी कराएंगे। उसमें मुंडन किसी के मरने पे किया जाता है तो हमारी तरफ से बीजेपी सरकार मर जाएगी, ऊर्जा मंत्री मर जाएगा हमारी तरफ से। और अगर ये चुनाव के दौरान हमारी गलियों में, हमारे गाँव में, हमारे क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आते हैं, चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, तो जूते चप्पलों की माला के साथ इनका स्वागत किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री जी का ये कहना था कि हम लोग जो है आप पर आपकी मांगें गलत नहीं है, आपको माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है वो भी सही बात है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं ऋचा तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी फर्स्ट। नए साल का आगाज़ हो चुका है। सभी नए साल में अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ खुशियां बांटने का काम करते हैं, लेकिन लखनऊ के इको गार्डन में यहाँ पे जो बिजली कर्मचारी हैं TG2 वाले, वो पिछले 167 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। अपने घर परिवार से दूर, इतने सारे त्यौहार निकल गए, नया साल भी आ चुका, तो ये लोग क्यों धरना पे बैठे हुए हैं, मुख्य तौर पर इनकी मांगे क्या है, सीधा इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे। तो क्या नाम है आपका? जी मैडम, मेरा नाम देश दीपक है और मैं मथुरा से हूँ। ये पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 603 TG2 कर्मचारियों का है, जिनको विभाग ने 3 साल सेवा करा के बाहर निकाल दिया है। अब हम लोग जो है पिछले 167 दिनों से इको गार्डन में बैठकर लगातार सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विभाग के रिक्त पदों पर जो कि 2000 से अधिक हैं उन पर हमारा सेवा में समायोजन वापस से किया जाए। लेकिन ये बहुत ही दुखद और खेद की बात है कि अब तक सरकार के किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा, किसी भी अधिकारी द्वारा हमारे यहाँ जितने भी साथी बैठे हुए हैं उनका कोई संज्ञान नहीं लिया गया है इस पर, और हमारी सेवा की बहाली के विषय में कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी हम लोग बहुत निंदा करते हैं। और लगातार हम लोग जो है 167 दिन से हम लोग माननीय ऊर्जा मंत्री से भी मिले, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले, मैं स्वयं केशव प्रसाद मौर्य से भी मिले, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से भी मिले, प्रत्येक शासन के प्रत्येक मंत्री से मिलकर हम अपनी पीड़ा की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। और क्या कुछ कहना है? आपने बताया आप सारे ही मंत्रियों से मिल चुके हैं, तो उन सभी का क्या कहना था? देखिए, ऊर्जा मंत्री जी का ये कहना था कि हम लोग जो है आप पर आपकी मांगें गलत नहीं है, आपको माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है वो भी सही बात है, हम आप पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कार्रवाई कब करेंगे? जब हमको 160 दिन बैठे हुए हो गए थे, 160 दिन तक हम लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण ढंग से बैठने के बावजूद हमने सोचा कि शायद चलो इको गार्डन तक हमको कोई सुनने आएगा, हमारे ऊपर कोई आदेश जारी हो जाएगा तो हम ही स्वयं उठ के चले जाएंगे। हम लोगों ने इस बाबत जो है पावर कॉर्पोरेशन में मिलने का भी प्रयास किया, शासन में भी मिलने का प्रयास किया, और जब हमारे 160 दिन पूरे हो गए थे तो हम लोगों ने माननीय ऊर्जा मंत्री के यहाँ मथुरा स्थित राधा वैली पर जाकर एक तरह से एक धरना टाइप का किया था, जहां हमारी केवल यही मुख्य मांग थी कि हम लोगों को माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा सुना जाए। उस दिन माननीय ऊर्जा मंत्री जी मथुरा में ही उपस्थित थे। अब लेकिन दुखद बात ये थी कि माननीय ऊर्जा मंत्री ने उस दिन हम लोगों को मथुरा पर न सुनते हुए हमारे जितने भी साथी हैं, स्वयं मैं अपने परिवार को लेकर पहुंचा था, अन्य मेरे साथी भी परिवार को लेकर पहुंचे थे, तो हम पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कराई, हम पर लाठीचार्ज कराया, 2 गाड़ियाँ भर के पुलिस आई और उसमें जो है मेरा गला दबाया गया, आँख पे भी देख सकते हैं आप चोट है अभी भी, और हमारे साथी का मोबाइल तोड़ दिया गया। एक हमारे साथी नेपाल जी हैं, उनके कंधों पर भी चोट आई है। तो कहने का मतलब है इतना बर्बरतापूर्ण रवैया था जिसपे कि ये लग रहा था कि ऊर्जा मंत्री शायद हमको सुनना ही नहीं चाहते हैं और जबकि एक और यही सरकार वादा करती है कि हमने पिछले अपने 5 साल के कार्यकाल में 4.5 लाख सरकारी युवाओं को नौकरी दें, जिसका एग्जाम्पल आप अपने गली मोहल्ले में लगे होल्डिंग से और ऑटो के पीछे लगे होल्डिंग से लगा सकते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब 3 साल विभाग में नौकरी करके आज युवा बाहर हैं, 603 लोग रोजगार की लगातार मांग कर रहे हैं, अपनी सेवा की बहाली की मांग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कैसे संभव है कि आपने 4.5 लाख सरकारी रोजगार युवाओं को दिया?
आप कहते हैं कि पकौड़ा तलना एक रोज़गार है, आप कहते हैं भीख मांगना भी एक रोज़गार है। तो हमने कल पकौड़े भी तल के देखे कि हमने सोचा हो सकता है कि शायद हमारे पिताजी की जो दवाइयाँ हैं, हमारे बच्चों की जो शिक्षा है, हमारा परिवार का जो लोन है, हमारे जो आर्थिक आमदनी है, वो शायद पकौड़े बेचने से ही जो है सॉल्व है। हालाँकि पकौड़ा बेचना कोई बुरी बात नहीं है, तमाम लोग पकौड़े बेचते हैं, लेकिन दुःख जब होता है कि आदमी एक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और वो जो है समाज में एक अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है और उस समय ये बना दिया जाता है कि पकौड़ा बेचना भी एक रोज़गार है, तो उसकी शिक्षा का क्या मूल्य रह जाता है। जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ खुली हुई हैं, वो शिक्षित करने के लिए खुले होते हैं, क्योंकि पकौड़ा तलने के लिए किसी भी शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पकौड़ा आम आदमी भी तल सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हमने देखा कि पकौड़ा तलने से ही हमारी आमदनी होती है, वो भी काम हमने करके देख लिया। हमें तो नहीं लगता कि जो है आमदनी हुई कि नहीं हुई? आमदनी, मैडम आमदनी तो पकौड़ा तलने से क्या होगी, ये तो एक पकौड़ा जो निरंतर तल रहा है उसको भी पता होगी। और अगर पकौड़ा तलने से ही मैडम आमदनी होती तो आज ऊर्जा मंत्री हैं, ये शासन के लोग हैं, वो क्यों नहीं पकौड़ा तल लेते, वो क्यों सत्ता में बैठे हुए हैं। हमारा ये भी तो सवाल है कि पकौड़ा तलना भी रोज़गार है, तो आप भी उस रोज़गार को क्यों नहीं ले लेते। युवाओं के लिए वो पकौड़ा तलना रोज़गार है, आप सत्ता में बैठेंगे। युवाओं को पुरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए नहीं है, आप पुरानी पेंशन लेंगे। तो ये सब सत्ता की बातें हैं, इनमें एक तर्कहीन और एक हास्यास्पद बात है जिसका कोई आधार नहीं है। जबकि हकीकत बात यही है कि 3 साल जो सेवा में हमारे कर्मचारी नौकरी किए हैं, हम लोग स्वयं जो है डिस्ट्रीब्यूशन में रहे हैं, हमारे साथी ट्रांसमिशन में रहे हैं। हमने पूरे उत्तर प्रदेश के 1.33 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने का जो कार्य किया है, और उसका यही प्रमाण है कि हमने 3 साल जो है नौकरी की, विभाग में ट्रेनिंग की और हमारा स्थायीकरण हुआ। आज हम पर वो सारी अर्हता उपलब्ध हैं जो कि एक TG2 ग्रेड के जो पद पर होनी चाहिए, वो सारी अर्हता हमारे साथी लोग रखते हैं। और विभाग में ऐसी बात नहीं है रिक्त पद नहीं पड़े हैं, 2000 से अधिक रिक्त पद भी हैं। हमारे पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का बहाली का आदेश है, हमारे लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश भी है, जिसमें ये कहा गया है कि 3 साल की नौकरी इनका एक मुख्य कारक है, लिहाजा विभाग इन्हें रिक्त पड़े पदों पर समायोजित कर सकता है। तो जब रिक्त पद हैं, फिर भी क्यों सरकार आप लोगों को भर्तियां नहीं दे रही है? तो ऊर्जा मंत्री जी की हठधर्मिता है। हम भी तो यही उनसे सवाल पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसी आखिर तो वो मुश्किल तो बताएं कि जब आपके पास में रिक्त पद भी पड़े हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय का भी आदेश है, इतने योग्य कर्मचारी आपके पास में हैं जिन्होंने 3 साल विभाग में सेवा दी है, जिन्होंने इतने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, किसी के खिलाफ कोई दंड नहीं है, सारी अर्हताएँ भी पूरी हैं, बावजूद उसके जो है क्यों नहीं रोजगार दिया जाता। ये तो एक सोचने का विषय है उनका। इसलिए तो हम लोग यहाँ 167 दिन से बैठे हुए हैं कि वो लोग हमारी पीड़ा को सुने और हम 603 जो निष्कासित कर्मचारी हैं उनकी सेवा बहाल करें, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब हमको उम्मीद है कि पकौड़ा तलने के बाद में जो है शायद उनको जो है कुछ समझ में आया। आज हम लोग मार्च भी निकाले हैं, कल को हम लोग जो है मुंडन भी कराएंगे, भीख भी मांग के देखेंगे, वो सारे काम करेंगे जो सरकार कहती है। अगर हमारा परिवार उसी से चलता हो तो हम वो सारे काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा घर परिवार हमें लगता है कि उस कार्य से नहीं चलेगा। जो हमारा मूल पद है, जो एक सामाजिक प्रतिष्ठा एक आदमी की होती है, वो उसके रोज़गार से होती है, और जब आदमी के व्यक्ति के पास में रोज़गार नहीं होगा तो उसका कोई सम्मान नहीं रह जाएगा। और अर्धनग्न होकर प्रदर्शन का यही प्रतीक होता है। कल हमने जो अर्धनग्न प्रदर्शन किया उसमें शर्म हमको नहीं बल्कि सरकार को आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग आज इस काबिल हैं कि जो है वो रोज़गार देने का काम सरकार का होता है, वो इसका दायित्व होता है कि वो अपने जो है क्षेत्र में, अपने प्रदेश में युवाओं को रोज़गार दे। और ये एक बहुत ही दुखद और एक खेदपूर्ण स्थिति है कि आज 603 परिवारों को रोज़गार से वंचित किया जा रहा है। भैया से हमने मांगे जान ली, आप लोगों को क्यों निकाला गया था ये बताइए। मैम, जब हमारे भर्ती का विज्ञापन निकला था तो उसमें एक ITI के साथ में जो है ITI विद इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के साथ में एक CCC अथवा इसके समकक्ष कंप्यूटर कोर्स मांगा गया था। उसमें इन्होंने CCC की जो समकक्षता है वो निर्धारित नहीं की थी, केवल लिख दिया था कि CCC अथवा इसके समकक्ष कोई कोर्स होना चाहिए ITI के साथ। हमने रिटन एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया। हमने इंटरव्यू के टाइम पे कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि CCC के इक्विवेलेंट कौन कौन से कोर्स आते हैं, तो वहाँ पे बता दिया कि कोई भी 80 घंटे अथवा इससे का अधिक समय का कोर्स CCC के इक्विवेलेंट मान लिया जाएगा। उसके बाद RTI डाल के भी लोगों ने पूछा, हमारे साथियों ने, कि भाई CCC के इक्विवेलेंट क्या कोर्स आता है, तो उसमें भी कह दिया गया कि कोई भी 80 घंटे अथवा इससे अधिक का कोर्स CCC के इक्विवेलेंट मान लिया जाएगा। अब हमें नौकरी करते हुए लगभग 3 साल हो जाती हैं। उसके बाद जो है हमें अचानक जो है रात को फरमान आता है कि भाई रात को क्या, सुबह जब हम ड्यूटी पहुंचते हैं 26 मई 2018 को, तो उसमें हमें फरमान आता है कि भाई तुम्हारे जो है तत्काल रूप से सेवा निरस्त कर दी जाती है। उसमें कोई कारण नहीं लिखा होगा। उसमें बाद में हमें पता लगता है कि कुछ लड़कों ने जो है कोर्ट केस डाला हुआ था कि CCC के समकक्ष कोई कोर्स नहीं होता है। तो उसमें ये इस बात को साबित करना चाह रहे थे जो विपक्ष में हमारे लड़के थे, लेकिन हमारे से लो मेरिट थी उनकी, हमारे से नंबर अंक उनके परीक्षा में कम आए थे।
तो उन्हें ज्वाइनिंग तो मिली नहीं थी। ज्वाइनिंग में हम 2211 पदों के लिए निकली थी, 2211 लड़के भर्ती हो गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये आया था 7 अक्टूबर 2017 में कि भाई जो CCC है उसकी समकक्षता को निर्धारित करते हुए एक लिस्ट जारी करी जाए। तो विभाग ने लिस्ट जारी ना करते हुए हम लोगों पे जो है आशुलिपिक का एक शासनादेश लगा दिया, जिसमें CCC की समकक्षता उन्होंने निर्धारित करी थी। तो 2014 की भर्ती थी, 2016 वाला शासनादेश हमारा 2018 में हमारे पे लागू कर दिया गया, और वो था आशुलिपिक के लिए। और उसके बावजूद जो है हमें जो निकाल दिया गया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि इन लड़कों को निकाल दो या उन लड़कों को ज्वाइनिंग दे दो, केवल ये कहा था कि CCC की समकक्षता निर्धारित करते हुए एक सूची जारी करें। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी साठगांठ से हुआ है, क्योंकि उन लड़कों की लिस्ट पहले से ही तैयार हो चुकी थी, जबकि उन्हें किसी कोर्ट ने भर्ती के लिए नहीं कहा था, और हमें जो है रातों रात निकाल दिया गया बिना किसी पूर्ण नोटिस के। अब हम केस लड़े तो हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि इन लड़कों को जो है पुनः जो है पद पे बहाली दे दी जाए, ये लड़के कहीं भी गलत नहीं हैं। और हाई कोर्ट की डबल बेंच चीफ जस्टिस जो हैं गोविंद माथुर जी थे, उन्होंने ये आदेश दिया कि इन्हें इनके पूर्ण पद पे बहाली दी जाओ। उसके अगेंस्ट जो है वो लड़के और पावर कॉरपोरेशन सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आता है दिसंबर 2019 में कि ये लड़के 3 साल विभाग में कार्मिक रहे हैं। इस बात पे जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए और इन लड़कों को समायोजन कर लेना चाहिए, अगर इन लड़कों का समायोजन किया जाना चाहिए अगर विभाग में पद रिक्त पड़े हुए हैं तो। और विभाग में पद रिक्त भी हैं, उसके बावजूद उसके हमारा समायोजन नहीं किया जा रहा है। हम यहाँ पे पिछले 167 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। हम अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी, कोई मंत्री हमारे से यहाँ पे मिलने नहीं आया है। हम मिलने जाते हैं, लगभग 1 दर्जन हम मंत्रियों से मिल चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और कई बार हमने मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मिलना नहीं हो पाया। बाकी जो है हम जैसे कानून मंत्री हैं या गन्ना मंत्री हैं या आपके जो है ऊर्जा मंत्री जी हैं, उनसे कई बार मिल चुके हैं। सभी से जब आपकी मुलाकात हुई तो वार्ता हो पाई? जी, वार्ता कुछ खास नहीं हो पाई, लेकिन ये था कि जिन भी मंत्रियों से हम मिले हैं, अधिकतर मंत्रियों ने ये कहा कि हमें भी पता है आपके साथ गलत हुआ है, हम भी चाहते हैं आपका समायोजन हो जाए, लेकिन ऊर्जा मंत्री जी के लिए ये कहा है कि वो बहुत ही संवेदनहीन मंत्री हैं, वो आपका पता नहीं क्यों समायोजन करना नहीं चाहते। अच्छा, और जैसा कि आपने बताया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आप लोग को समायोजित नहीं किया जा रहा है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हमें समायोजन नहीं किया जा रहा है। ये एक तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट की जो है ये एक तरीके से मानहानि की बात है कि हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट का भी मान नहीं रखा जा रहा है। ये सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि ये खुद को जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी ऊपर समझ रहे हैं। और समस्या ये आ रही है कि हमारे साथ जो है अब विपक्ष भी साथ कैसे ना दे, विपक्ष भी डर रहा है। पता नहीं किस तरीके की सरकार है ये, जो अगर कोई इनके विरोध में जाता है तो ये उसे किसी को आतंकवादी बना दें, किसी को कुछ बना दें, किसी को कुछ बना दें जी। तो काफ़ी लोगों को डर भी बना रहा है कि किसी पे कोई केस ना हो जाए, लेकिन हम तो मजबूर हैं, हम तो आएंगे क्योंकि हम जो है अपनी जायज़ मांग को लेकर यहाँ पर बने। तो विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि अगर सरकार ने आपकी मांगे नहीं सुनी तो आप लोगों का अगला जो स्टेप है वो क्या होगा? जी, अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो हम भीख भी मांगेंगे, और अर्धनग्न प्रदर्शन हम कर ही चुके हैं, अब मुंडन भी कराएंगे। उसमें मुंडन किसी के मरने पे किया जाता है तो हमारी तरफ से बीजेपी सरकार मर जाएगी, ऊर्जा मंत्री मर जाएगा हमारी तरफ से। और अगर ये चुनाव के दौरान हमारी गलियों में, हमारे गाँव में, हमारे क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आते हैं, चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, तो जूते चप्पलों की माला के साथ इनका स्वागत किया जाएगा। तो हमने इनसे बात की और जाना कि मुख्य तौर पे इनकी मांगे क्या थी, साथ ही साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनका पालन नहीं किया जा रहा है, इन लोगों को समायोजित नहीं किया जा रहा है। लगातार इनकी कोशिश जारी है। आगे इनका यही कहना है कि मुंडन संस्कार, यहाँ तक कि इन्होंने पकौड़े बेचने का भी काम किया, और इनकी कोशिश लगातार जारी रहेगी। अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं सुनी तो आगे बीजेपी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।